हेलो एवरीवन। तो ये आप लोगों का जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का है, ये छठा वीडियो यानी सिक्स्थ वीडियो आपके सामने आ चुका है। इससे पहले जो 5 वीडियो आपके बनाए गए हैं वो प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 प्रैक्टिस सेट के नाम से। और हर रोज़ आपको इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस का एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं 5 तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी आज आपका छठा करवाने वाले हैं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए आते आते। तो चलिए फटाक से आप लोग लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी 20वीं शताब्दी के किस भारतीय कवियों में से एक के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, अगर इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ऑफ एन बायोग्राफी की अगर बात कर लें तो ये लिखी गई थी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो ये जो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन। और इसके साथ साथ एक इनकी कविता बहुत प्रचलित रही है, कई लोगों ने मोस्टली देखा होगा कहीं ना कहीं, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो आप सभी ने सुन रखा होगा कि जो कोशिश करने वाले होते हैं उनकी हार नहीं होती, यानी दोज हु ट्राई नेवर गेट फेल्ड। तो ये कविता भी जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। देखिए, पीठासीन अधिकारी पूछे गए लोकसभा के। तो लोकसभा के अगर पीठासीन अधिकारी की बात करें तो ये होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी जो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो सभी को पता होता है। सभापति को ही पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो अलग से कुछ नहीं सोचना है कि जो लोकसभा के पीठासीन जो आपके राज्यसभा के अधिकारी होते हैं वो कोई अलग से होते हैं पीठासीन। एक्चुअली वो अध्यक्ष ही होता है, यानी सभापति जो होता है वही होता है। जो कि सभापति राज्यसभा की बात करें तो ये होता है उपराष्ट्रपति। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीरी किसकी रचना है। देखिए, तुजुक ए जहांगीरी की बात करें तो ये मुगल साम्राज्य के समय में लिखी गई। और मुगल साम्राज्य जो एक रहे हुए थे, यानी कि मुगल शासक जहांगीर के जीवन के बारे में लिखा गया। तो अगर ये पूछा जाए कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है या तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है, तो वो जहांगीर उसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी क्या आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी भाषा कौन सी, तो भाषा आपकी जो है इसकी फारसी हो जाती है। वहीं अगर आपको थोड़ा सा चेंज आप करेंगे, अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि बाबर नामा किस भाषा में लिखी हुई है। देखिए, बाबर क्या है कि ये जो यहाँ पर स्थापित किया था मुगल साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में, बाबर ने, उनकी आत्मकथा है बाबरनामा। लेकिन अगर इसकी भाषा आपसे पूछी जाए कभी तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीरी जो है वो लिखी गई है फारसी भाषा में। तो ये आपको याद रखना है। तो मुगल सम्राट जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की आत्मकथा ये रही हुई है। बाकी अगर इसके बारे में और बात करें कि इसकी लेखक कौन थी, तो लेखक इसकी थी गुलबदन बेगम। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इसकी जो लेखक थी वो गुलबदन बेगम थी, जो कि बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जिसके बारे में लिखी गई है यानी कि हुमायूं की बहन थी। बाबर ए नामा तुजुक ए बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की निम्नलिखित जीवनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या थी कि अपनी मातृभाषा चतगई तुर्की में लिखी हुई थी। इसके बाद शाहजहांनामा। शाहजहांनामा की बात करें तो ये इनायत खान के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। और ये नवरत्नों में से एक थे, एक अबुल फजल। तो अबुल फजल जो है उनके द्वारा लिखी गई है अकबरनामा। तो ये सभी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आपकी बात करें कि यहाँ पर जो पातशाहनामा है इसके रचयिता कौन है, तो ये अब्दुल हामिद लाहौरी रहे हुए हैं। और जो यहाँ पर हमीद लाहौरी थे वो शाहजहाँ का सरकारी इतिहासकार रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट है कि किसी विलयन के क्वथनांक के आधार पर किस विधि में पृथक्करण किया जा सकता है। देखिए, अगर विलयन दिया हुआ है तो उसमें अगर क्वथनांक के आधार पर बात करें कि किस विधि में पृथक्करण किया जाता है तो यह होता है आसवन या प्रभाजित आसवन। यानी कि जिसमें कि आसवन में घटकों और पदार्थों को मिश्रण को अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है, जो कि चयनात्मक क्वथन और संघनन का उपयोग करता है। वहीं अगर आपसे निस्पंदन पूछ लिया जाए क्या होता है, तो निस्पंदन क्या होता है, तरल पदार्थों या गैसों को एक फिल्टर के माध्यम का उपयोग करके अलग अलग करने के लिए किया जाता है, जो कि द्रव को गुजरने की अनुमति देता है, लेकिन ठोस को इससे मतलब अनुमति गुजरने की नहीं होती है। तो ये आपका होता है निस्पंदन। तो निस्पंदन क्वथनांक ये सारी चीज़ें याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड की बात करें कि किस विश्व के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये उत्तरी क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें कि कैलिफोर्निया का एक यहाँ पर क्षेत्र है, यानी कि कैलिफोर्निया का है, यूएसए का। और वहीं अगर आपसे भारत का सिलिकॉन वैली पूछ लिया जाए तो ये बेंगलुरु शहर को कहा जाता है, जब भारत की आपसे बात करी जाएगी। नेक्स्ट है कि मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, इकाई जो होता है आपकी मुद्रा का, उसकी जो इकाई अवधि में हस्तांतरण होता है वो कहा जाता है कि मुद्रा का संचलन वेग, यानी कि जो मुद्रा का संचलन वेग होता है वो इकाई अवधि में उसका हस्तांतरण होता रहता है। मुद्रा के संचलन वेग जो होता है देश के सकल घरेलू उत्पाद और उसकी कुल मुद्रा आपूर्ति को विभाजित करके मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधन को क्या कहते हैं? तो ये एक्चुअली होता है आर्द्रता मापी, यानी कि जो आर्द्रता मापी होती है उसके द्वारा मापा जाता है, जिसको इंग्लिश में हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। और आर्द्रता क्या होती है? आपकी नमी होती है, यानी कि जो नमी होती है वायु में, यानी कि जो आपका वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए, अगर बात करें विश्व खेलों 2022 के खेल की, तो ये बर्मिंघम में आयोजन किए गए। और बर्मिंघम में इसके साथ साथ जो है राष्ट्रमंडल जो खेल थे उनको भी बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। बर्मिंघम के यहाँ पर अलाबामा जो था आपका, अलाबामा में यूएसए के आपका 11वें नंबर के थे विश्व खेल। और 2022 विश्व खेलों में भारत ने कितना मेडल जीता? तो एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने आर्चरी में, यानी कि तीरंदाजी में विश्व खेलों जो 2022 का हुआ, तो यहाँ पर एक ही मेडल जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल भारत की तरफ से। इसमें ज्योति सुरेखा वेनन और अभिषेक वर्मा ने जीता हुआ था तीरंदाजी के अंदर। पहले नंबर पर जर्मनी था, जिसने कि कुल 47 मेडल जीते हुए थे। तो विश्व खेलों में पहले नंबर पर जो था वो जर्मनी था। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो वो यूएसए रहा हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। बाकी 2025 की बात करें तो ये आपके चेंगडू चाइना में इनका आयोजन होगा। और जो वर्ल्ड गेम्स यानी कि विश्व खेल थे, इनकी शुरुआत जो है 1981 में करी गई थी, सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया यूएस में। तो 1981 में शुरू हुई, 2022 के बर्मिंघम में हुए। भारत ने इसमें केवल एक मेडल जीता, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था, वो भी तीरंदाजी के अंदर। जर्मनी पहले नंबर पर था, यूएसए दूसरे नंबर पर था। और 2025 का जो है वो चाइना होस्ट करेगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, फीफा अगर विश्व कप की बात करें किसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, तो वो आयोजन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का किया गया था कतर में, यानी कतर में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था। विजेता की बात करें कि इसका विजेता कौन रहा, तो विजेता इसका अर्जेंटीना रहा हुआ था। उप विजेता की बात करें तो इसका फ्रांस रहा हुआ था। और तीसरे नंबर पर जो रनर अप आया हुआ था वो था क्रोएशिया, यानी तीसरे नंबर पर क्रोएशिया रहा हुआ था। बाकी दूसरे पर क्या था आपका फ्रांस था, यानी जो उप विजेता था। पहला था विजेता जो कि अर्जेंटीना रहा हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर गोल की बात करें किसने किया, तो वो थे केलियन एम्बापे, यानी केलियन जो एम्बापे थे वो फ्रांस के खिलाड़ी थे, जिन्होंने 8 गोल कुल किए हुए थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो इसके रहे हुए थे, जिनको फीफा जीता जिन्होंने, वो थे लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की बात करें तो एंजो फर्नांडीज रहे हुए थे। बाकी अगर बात करें कि आपके जिसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको बनाया माना गया, वो थे यहाँ पर एमिलियानो मार्टिनेज। और फेयर प्ले अवार्ड जो जीता हुआ था वो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। तो इतने फैक्ट जो है यहाँ पर आपको याद रखने। बाकी गोल्डन बूट का अवार्ड भी पूछा जाए तो एम्बापे के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आपका आ गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? देखिए, जब पूर्ण स्वराज की मांग करी गई तो सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि ये किस वर्ष करी गई थी। तो जो पूर्ण स्वराज की मांग है वो करी गई थी 31 दिसंबर 1929 को। तो पहला ये याद रखना है। दूसरा इसको किया गया था लाहौर अधिवेशन में, यानी लाहौर अधिवेशन था। तीसरा था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण
स्वराज की मांग की गई। और ये जो अधिवेशन था कांग्रेस का, ये लाहौर का अधिवेशन रहा हुआ था। और सबसे पहले अगर पूर्ण स्वराज दिवस की बात करें तो ये 26 जनवरी 1930 को, यानी कि उसी साल इसको मनाया गया था जब पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो सबसे पहले जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। औपचारिक रूप से आपका रहा हुआ था, यानी अनौपचारिक था आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए, अगर वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात करी जाएगी तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 थे। पहले जो आपका मूल संविधान बना उसके अंदर कोई भी मौलिक कर्तव्य रखा ही नहीं गया था। आपका संविधान का जब 42वां संविधान संशोधन किया जाता है, और वो किया जाता है 1976 में, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और तब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मौलिक जो कर्तव्य हैं इन्हें रूस से लिया गया। और यहीं पर अगर मौलिक अधिकार आपसे पूछ लिए जाते तो वो यूएसए से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व पूछता तो आयरलैंड से लिए गए थे। इसके साथ साथ बाकी एकल नागरिकता हो जाता तो वो लिया गया था ब्रिटेन से। विधि के समक्ष जो आपकी समता थी यानी कानूनी व्यवस्था थी वो ली गई थी जापान के कानून से। संशोधन लिया गया दक्षिण अफ्रीका के कानून से। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पर समिति कौन सी मौलिक कर्तव्य जोड़ने में रही हुई थी? तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 रूस से लिए गए संविधान और संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में, तब लेकिन आपके 10 जोड़े गए थे। 2002 आता है तब होता है 46वां संविधान संशोधन, जिसमें कि आपका एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा का अधिकार रहा हुआ था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला सिंगर कौन है? देखिए, सबसे पहले जिसे भारत रत्न मिला वो सिंगर यानी कि गायक आपसे पूछा गया। तो ये था आपका मदुरै सन्मुख विदु जो आपका था, यानी आपका सन्मुख वदियु थे जो कि मदुरै सुब्बुलक्ष्मी जिनको बोलते हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी बोलते हैं, आप इस तरह से याद रख लेंगे। MS सुब्बुलक्ष्मी थी जिन्होंने मदुरै तमिलनाडु के कर्नाटक संगीत की गायिका रही हुई थी। इन्होंने 1998 में जीता हुआ था। देखिए, भारत रत्न जो है केवल 6 गायक को मिला है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि 6 गायक उन्हीं में से कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहली बार मिला था 1998 में। 1974 में क्या था, सुब्बुलक्ष्मी ने एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला आपका मैग्सेसे जो रैमने मैग्सेसे पुरस्कार था वो पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी। उसके साथ साथ पद्म भूषण जो इनको मिल गया था 1954 में, और पद्म विभूषण जो था वो मिला था 1975 में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से गायक थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले तो आपको पता होगा कि 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला। 1999 में मिला हुआ था पंडित रवि शंकर को। उसके बाद जो कि एक सितार वादक थे भारत के पंडित रविशंकर, 1999 में इन्हें दिया गया। फिर आता है 2001 में, और इसमें बिस्मिल्लाह खान को दिया गया जो कि शहनाई वादक हैं, और साथ ही साथ लता मंगेशकर को भी दिया गया जो कि स्वर कोकिला के नाम से जानी गई। 2009 आता है, और 2009 में ये 5वें व्यक्ति थे जिनको दिया गया, भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद आपका लास्ट वाला नहीं लिखा है वो आपको बता देते हैं कि 2019 आता है, और 2019 में जो है भूपेन हजारिका को दिया गया। ये आपको याद रखना है। भूपेन हजारिका कई बार पूछते हैं किससे संबंधित हैं, तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। असम के लोक गायक हैं जिन्हें कि 2019 में भारत रत्न दिया गया है। तो कुल 6 लोग रहे हुए हैं जिनको यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारत भार के आधार पर सड़कों को कितनी भागों में वर्गीकृत किया गया? देखिए, अगर यहाँ पर बात करें सड़कों की, तो ट्रैफिक अगर वॉल्यूम के आधार पर बात करें तो ट्रैफिक वॉल्यूम के आधार पर सड़कों के प्रकार जो हैं वो 4 प्रकार हैं। हल्की सड़कें, मध्यम सड़कें, भारी सड़कें और बहुत भारी सड़कें। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC द्वारा 5 भागों में, जिसमें कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, प्रमुख जिला सड़कें हैं, अन्य जिला सड़कें और गांव की सड़कें, तो इस तरह से इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया। तो आपको देखना है कि किस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है? देखिए, अगर बांग्लादेश से स्पर्श करने की बात करें सीमा रेखा की, तो बांग्लादेश के साथ में कुल 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है जो कि सबसे अधिक भारत से लगती है।
जिसमें कि आता है वेस्ट बंगाल यानी कि जो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है 2216 किलोमीटर, असम की सीमा लगती है 263 किलोमीटर, मेघालय की लगती है 443 किलोमीटर, त्रिपुरा की लगती है 856 किलोमीटर और मिजोरम की लगती है 318 किलोमीटर। तो 1 2 3 4 5 यानी कि कुल 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। 5 राज्य हैं, तो आपको याद रखना है 5 सीमा है। तो इनमें से जो अलग आपका कभी दे के पूछ लेता है तो आप इनको एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसके आदेश पर गोलियां चलाने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? देखिए ये तो सभी को पता होगा कि जनरल डायर जो है इसका राइट आंसर था, यानी कि जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी यहाँ पर जलियांवाला बाग में। रॉलेट एक्ट का देखिए विरोध चल रहा हुआ था। रॉलेट एक्ट एक आया हुआ था 1919 में अंग्रेजों के द्वारा, इसमें कि ना वकील ना दलील का कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी कि किसी को भी शक के आधार पर जेल में बंद किया जा सकता है। उसी का क्या किया कि भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना विरोध करना शुरू कर दिया। इसी के विरोध में क्या था कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या थी, एक सभा हो रही थी यहाँ पर जलियांवाला जहाँ पर बाग था। उसमें क्या हुआ कि जनरल डायर वहाँ पर आता है और उस सभा में उपस्थित सभी पर गोलियां चलवाने के आदेश दे देता है। जिसमें क्या था कि अमृतसर पंजाब में यह हुआ था। और उस समय अगर आपसे कभी वायसराय पूछे कि भारत का कौन था, तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहा हुआ था, उस समय की बात है। तो कई बार ये भी पूछ लेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री युवा 2.0 में कितने वर्ष उम्र तक के युवा को लेखन प्रशिक्षण दिया जाएगा? देखिए प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना की बात करें तो इस योजना के तहत क्या होता है कि 30 वर्ष की आयु तक जो यहाँ पर युवा होगा उसको लेखन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 लॉन्च किया हुआ था। इसमें क्या था कि भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 10,000 शब्दों का एक पुस्तक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। योजना के तहत जिन युवा लेखकों का चयन होगा उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में उन्हें हर महीने 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सोचिए कि जो युवा 2.0 थी इसमें क्या था कि आपको 10,000 शब्दों के एक पुस्तक का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसके तहत आपको उस छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट आगे है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये एक पुस्तक का नाम है। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन, यानी कि यहाँ पर रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डार्विन का सिद्धांत होता है वही डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, जिनकी बुक है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो कई बार ये पूछते हैं। भ्रूण वह चरण है जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वो क्या कहलाता है? तो इसको फेटस बोलते हैं, या आपका गर्भ बोला जाता है वो, क्योंकि वह चरण होता है जिसमें कि सभी अंगों की पहचान की जाती है। बाकी फेटल स्टेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट ये क्या होता है कि 12 वीक से जन्म तक आपके 12 सप्ताह बाद सभी अंग जो होते हैं अच्छे से दिखाई देने लगते हैं, यानी करीब 3 माह के अंतर में। नेक्स्ट है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? देखिए जो पर्दे पर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है कि वो वास्तविक नहीं होगा, वो रियल नहीं होगा, वो आभासी ही होगा। एक समतल दर्पण और अपसारी लेंस, एक उत्तल दर्पण जो होते हैं आपके, इसमें क्या है कि इनकी सहायता से एक आभासी छवि बनाई जा सकती है। ऐसा प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष उम्र हेतु कितनी जो राशि, कितनी देय राशि है? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन होती है, देखिए वृद्धावस्था जो पेंशन है वो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई। इसमें होता है 60 से जो 80 वर्ष के लोग होते हैं उनको पेंशन दी जाती है, और जिस पेंशन के तहत कुल जो प्रतिमाह रुपए मिलते हैं वो होता है मात्र 600 रुपये, कोई ज़्यादा रुपये नहीं होता है। यानी 60 वर्ष से आपका 79 वर्ष की आयु तक 200 रुपये प्रतिमाह केंद्र सरकार के द्वारा एवं 400 रुपये राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है। यानी कुल 600 रुपये मासिक मिलता है, जिसमें कि 200 केंद्र सरकार का होता है और 400 राज्य सरकार का होता है, जिस राज्य सरकार का लाभार्थी होता है, यानी कि लाभार्थी जिस राज्य से संबंधित होता है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर
500 रुपये प्रतिमाह केंद्र सरकार के द्वारा एवं 100 रुपये प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा इस प्रकार हितग्राही को 2019 से वर्ष 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान करी जाती है। तो 600 रुपये प्रतिमाह जो होती है वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1995 यानी 1995 में करी गई थी और 19 नवंबर 2007 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी कि NOAPS का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन रख दिया गया था। पहले इसी को बोलते थे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, फिर इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ में चैत का क्या अर्थ होता है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें कि जब किसी की मृत्यु होती है, जब उसका शव का दाह संस्कार हो जाता है, शव दाह के बाद बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनको भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत अथवा स्तूप कहा गया था। ये बौद्ध धर्म से देखिए संबंधित होते हैं और बौद्ध धर्म में जब आपके चैत की बात होगी तो ये आपकी समाधि होती है जिन्हें कि स्तूप भी कहा जाता है, जब मरे हुए लोगों की उनकी अस्थियां गाड़ करके। तो ये था आपका आज का 6 वीडियो यानी कि छठा वीडियो था आपका सेशन। आपको हर तरह की अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ से जाइए, आप लोग जुड़ जाइए, हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो, वीडियो को शेयर ना किया हो तो कर दीजिए। बाकी चैनल तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए इसी तरह का कॉन्टेंट मिलता रहेगा और एग्ज़ाम एनालिसिस के टाइम आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस हम ही देंगे। तो चलिए इसी तरह से आपका कल 7वां वीडियो होगा, एग्ज़ाम तक आपको 40 से 45 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।